नमस्ते। आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे मोड़ की जहां अन्याय के सामने सच और अहिंसा की ताकत दिखाई दी। हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी के भारत में पहले बड़े आंदोलन की, चंपारण सत्याग्रह। हमारे पास इसी घटना पर एक लेख है जो हमें उस वक्त की कहानी में ले जाता है। ये बात है 1917 की। जगह बिहार का चंपारण जिला। वहाँ के किसान मतलब अंग्रेजों के एक नियम की वजह से बहुत मुश्किल में थे। तो आज हम यही देखेंगे कि कैसे एक अकेले इंसान के तरीके ने न सिर्फ वहाँ हालात बदले बल्कि पूरे देश के आज़ादी के आंदोलन को एक नई राह दिखाई। हाँ बिल्कुल। और इसमें हम देखेंगे कि ये जो तीन कठिया प्रथा थी, असल में ये थी क्या चीज। ये सिर्फ कोई मामूली नियम नहीं था, बल्कि किसानों के मतलब शोषण का एक पूरा सिस्टम था। और जानेंगे कि कैसे राजकुमार शुक्ल, एक आम किसान, उनकी जिद गांधी जी को चंपारण तक ले आई। और सबसे खास बात, गांधी जी का वो हथियार सत्याग्रह, उसका विश्लेषण करेंगे। ये सिर्फ एक विरोध का तरीका नहीं था। देखिए, ये एक पूरी सोच थी जिसको गांधी जी ने पहली बार इतने बड़े स्केल पर यहां इस्तेमाल किया। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि इस आंदोलन का असर कितना गहरा हुआ। मतलब सिर्फ चंपारण नहीं, पूरे भारत पर इसकी छाप पड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। चंपारण 1917, क्या माहौल था वहाँ? किसान बहुत मेहनती थे, पर हालात जैसा आपने कहा बहुत खराब। गरीबी, दुख और वजह थी वो अंग्रेजी व्यवस्था, तीन कठिया प्रथा। ये प्रथा असल में थी क्या? मतलब किसानों पर इसका सीधा असर क्या था? देखिए, ये जो तीन कठिया थी ना, इसमें सीधा सा नियम था कि भाई हर किसान को अपनी जमीन का, समझ लीजिए, हर बीघे पर 3 कट्ठा हिस्सा। अच्छा, हर बीघे पर 3 कट्ठा? हाँ, हर बीघे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करनी ही करनी है। ये अनिवार्य था। मतलब जमीन का करीब 15% हिस्सा। और सोचने वाली बात यह है कि ये नील वो अपने लिए नहीं उगा रहे थे, ये उगाना पड़ता था अंग्रेज बागान मालिकों के लिए। यानी अपनी ही जमीन पर अपनी मर्जी की फसल नहीं। बिल्कुल नहीं, आजादी थी ही नहीं। और मामला सिर्फ उगाने तक नहीं था, उसकी कीमत भी वही अंग्रेज मालिक तय करते थे। और वो कीमत मतलब बाजार के भाव से बहुत कम होती थी। तो किसानों को नुकसान ही नुकसान था। एक तो उनकी सबसे अच्छी जमीन गई नील में, ऊपर से दाम भी कुछ नहीं। हाँ। इसका सीधा असर खाने पीने पर पड़ता था। जहाँ चावल दाल उगा सकते थे वहाँ नील उग रहा था। और अगर कोई किसान मना कर दे, मतलब हिम्मत करके कहे कि मैं नहीं उगाऊंगा या इतनी कम कीमत पे नहीं दूंगा, कुछ तो होता होगा ना? हाँ, होता था, लेकिन हिम्मत करना बहुत मुश्किल था। जो मना करते या आवाज उठाते उनको फिर बहुत भुगतना पड़ता था। अंग्रेज बागान मालिक और उनके लोग वो मारपीट करते थे। अच्छा। झूठे केस लगाकर जेल भेज देते थे, भारी जुर्माना लगा देते थे जो वो चुका ही नहीं पाते थे। कर्ज बढ़ता जाता था। तो कुल मिलाकर गांवों में भूख थी, गरीबी थी और एक डर का माहौल था। ऐसा लगता था कि कोई रास्ता ही नहीं है। तो ऐसी मुश्किल में एक उम्मीद जगी। एक किसान थे राजकुमार शुक्ल। उन्होंने ठान लिया कि कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने गांधी जी के बारे में सुना था जो साउथ अफ्रीका से लौटे थे। तो वो उनसे मिलने लखनऊ गए। कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था वहाँ, और उन्होंने गांधी जी से कहा बिल्कुल सीधी सच्ची भाषा में, बापू आप एक बार चंपारण जाइए, वहाँ किसानों की हालत बहुत खराब है। और गांधी जी का जवाब भी मतलब उनके सिद्धांतों को दिखाता है। उन्होंने राजकुमार शुक्ल की बात ध्यान से सुनी। उस वक्त गांधी जी के पास और भी कई काम थे, पर चंपारण के किसानों का दर्द वो उन्हें छू गया। वो मानते थे कि भाई सच और न्याय के लिए लड़ना तो सबका फर्ज है। उन्होंने शुक्ल जी से वादा किया कि वो आएंगे चंपारण। उनका वो कहना ना कि सत्य की राह पर चलने वाला किसी के अन्याय को सह नहीं सकता, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उनका पूरा जीवन दर्शन था। इसी ने उन्हें चंपारण खींचा। हाँ, तो गांधी जी पहुंचे चंपारण अप्रैल 1917 में। वादा निभाया उन्होंने, लेकिन वहां पहुंचते ही जाहिर है अंग्रेज अधिकारी, उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक बाहरी आदमी किसानों के मामले में क्यों दखल दे रहा है? तो तुरंत एक सरकारी आदेश कि भाई जिला छोड़ दो। कहा कि आपके यहाँ रहने से शांति भंग हो सकती है। सीधा टकराव, मतलब एक तरफ सरकार का हुक्म, दूसरी तरफ एक निहत्थे गांधी जी। उन्होंने क्या किया? बिल्कुल, और यही गांधी जी ने वो किया जो जिसने सब बदल दिया। उन्होंने आदेश मानने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन इनकार भी कैसा? बहुत विनम्रता से, पूरी दृढ़ता से, पर कोई गुस्सा नहीं, कोई हिंसा नहीं। उन्होंने अधिकारियों से कहा, देखिए
मैं यहाँ किसानों की तकलीफ समझने आया हूँ, सच जानने आया हूँ। जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता मैं नहीं जाऊंगा। आप चाहें तो मुझे गिरफ्तार कर लें। अरे ये अंग्रेजों के लिए एकदम नई चीज थी। कोई उनके हुक्म को चुनौती दे रहा है, वो भी बिना हथियार, बिना ऊंची आवाज के, सिर्फ सच के दम पर। यही तो सत्याग्रह था फिर, सत्य के लिए आग्रह। हाँ बिल्कुल, सत्य के लिए आग्रह, बिना झुके, बिना हिंसा किए, बस अपनी बात पे टिके रहना। ये भारत में गांधी जी का पहला बड़ा पब्लिक सत्याग्रह था। ये सिर्फ एक आदेश को नकारना नहीं था, ये एक मैसेज था कि भाई गलत कानूनों को शांति से चुनौती दी जा सकती है और देनी चाहिए। अब अधिकारी सोच में पड़ गए, क्या करें इस अहिंसक बागी का। डर था कि अगर गिरफ्तार किया तो किसान भड़क जाएंगे, तो फिर पीछे हटे वो लोग। हाँ, उस वक्त के लिए उन्हें पीछे हटना पड़ा। गांधी जी पर से वो जिला छोड़ने का ऑर्डर वापस ले लिया गया। अच्छा, ये तो अपने आप में एक जीत थी। छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी जीत। अब गांधी जी को अपना काम करने की इजाजत मिल गई। अच्छा, तो फिर उन्होंने जो तरीका अपनाया ना, वो देखने लायक था। वो सिर्फ भाषण देने वाले नेता नहीं थे। क्या किया उन्होंने, कैसे काम किया? वो गांव-गांव गए, मतलब पैदल किसानों के बीच पहुंचे, उनकी झोपड़ियों में बैठे, उनकी बात सुनी घंटों तक बड़े धीरज से। फिर उन्होंने वकीलों और अपने साथियों की मदद ली, जैसे राजेंद्र प्रसाद जी थे, कृपलानी जी थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। उनकी मदद से किसानों के बयान बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से दर्ज करना शुरू किया। हजारों किसानों ने अपनी आपबीती सुनाई, अपने ऊपर हुए जुल्म बताए। ये सिर्फ कोई भावुक अपील नहीं थी, ये बाकायदा सबूत इकट्ठा करने का काम था। बहुत सधा हुआ। और लोग, मतलब जो डरे हुए थे, वो सामने आए, अपनी बात कहने की हिम्मत हुई उनमें। यही तो बात थी, गांधी जी की सादगी, उनकी ईमानदारी, किसानों के दुख को समझने की उनकी जो सच्ची कोशिश थी ना, उसने लोगों का दिल जीत लिया। किसानों को पहली बार लगा कि हाँ, कोई बड़ा नेता है जो सच में हमारी परवाह करता है, हमारी भाषा बोलता है, हमारे जैसा रहता है। तो उनका डर वो धीरे धीरे कम हुआ। जो किसान कल तक अंग्रेज साहब के सामने नजर नहीं मिला पाते थे, वो अब गांधी जी के पास आकर अपनी कहानी सुना रहे थे। गांधी जी ने उन्हें सिर्फ सुना नहीं, उन्हें हिम्मत दी, उन्हें एक किया। ये जमीन पर विश्वास बनाने का, लोगों को जोड़ने का एक कमाल का उदाहरण था। तो एक तरफ सबूत जमा हो रहे थे, दूसरी तरफ किसानों का हौसला बढ़ रहा था। हाँ, तो जाहिर है सरकार पर दबाव तो पड़ना ही था। बिल्कुल, किसानों की बढ़ती भीड़, गांधी जी का वो शांत लेकिन मजबूत तरीका, सरकार समझ गई कि अब इसे अनदेखा नहीं कर सकते। और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने कमेटी बनाई चंपारण के कृषि हालातों की जांच के लिए, चंपारण एग्रेरियन कमेटी। अच्छा, और इस कमेटी में कौन थे? सिर्फ सरकारी लोग? भाई यही तो सबसे बड़ी बात थी, सरकार ने गांधी जी को भी उस कमेटी का मेंबर बनाया। अरे वाह! हाँ, ये एक बहुत बड़ी, आप कह सकती हैं, कूटनीतिक और नैतिक जीत थी। इसका मतलब था कि सरकार ने माना कि हाँ, समस्या गंभीर है और गांधी जी किसानों के असली प्रतिनिधि हैं। अब गांधी जी सिर्फ बाहर से आंदोलन नहीं कर रहे थे, वो समाधान की मेज पर बैठे थे, किसानों की आवाज बनकर। तो कमेटी ने जांच की, गांधी जी ने वो हजारों बयान पेश किए होंगे, क्या नतीजा निकला फिर? कमेटी ने पूरी जांच की। गांधी जी ने किसानों का पक्ष बहुत मजबूती से रखा, सारे तथ्यों के साथ। बागान मालिकों के पास ज्यादा कुछ कहने को था नहीं। अंत में कमेटी ने माना कि हाँ, ये 3 कटिया प्रथा वाकई में अन्याय है, किसानों का शोषण हो रहा है। कमेटी ने सिफारिश की कि भाई इस प्रथा को खत्म करो और जो पैसा गलत तरीके से वसूला गया है उसका भी कुछ हिस्सा वापस करो किसानों को। और सरकार मान गई, क्योंकि सिफारिशें तो सिफारिशें होती हैं। हाँ, इस बार मानना पड़ा। गांधी जी के पीछे जो लोगों की ताकत थी और कमेटी की रिपोर्ट में जो सच था, उसे वो अनदेखा नहीं कर सकते थे। सरकार ने कानून बदला और 3 कठिया प्रथा हमेशा के लिए खत्म हो गई। आखिरकार? हाँ, किसानों को अपनी जमीन पर अपनी मर्जी की फसल उगाने का हक वापस मिल गया। कुछ मुआवजा भी मिला। ये चंपारण के किसानों के लिए मतलब बरसों के शोषण से आजादी थी। उनकी जमीन आजाद हुई, उनकी मेहनत आजाद हुई। ये तो किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत और बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन इसका असर शायद सिर्फ चंपारण तक ही नहीं रहा होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। चंपारण सत्याग्रह का महत्व वो बहुत बड़ा है। ये सिर्फ एक लोकल खेती का आंदोलन नहीं था, ये भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर है। पहली बार देश ने इतने बड़े पैमाने पर देखा कि सच और अहिंसा से बिना खून खराबे के एक ताकतवर सरकार को झुकाया जा सकता है। इसने करोड़ों हिंदुस्तानियों के मन में एक नई उम्मीद जगाई, एक नया भरोसा पैदा किया। और इसने गांधी जी को भी एक नेशनल लीडर बना दिया।
शायद यहीं से बापू वाली छवि बनी उनकी, लोगों ने बापू कहने लगे। हाँ, काफी हद तक। इसी आंदोलन से गांधी जी आम लोगों के, किसानों के और करीब आए। उनका तरीका, उनकी हमदर्दी, उनकी जीत, इन सब ने उन्हें लोगों के दिलों में जगह दी। वो सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं रहे, वो एक नैतिक गाइड, एक बापू बन गए। और चंपारण उनके लिए एक तरह की प्रयोगशाला भी थी। यहाँ उन्होंने भारत के हालात में सत्याग्रह के अपने तरीकों को आजमाया और उन्हें और बेहतर किया। मतलब आगे के जो बड़े आंदोलन हुए आजादी के लिए, उनकी नींव कहीं ना कहीं यहीं रखी गई। निश्चित रूप से चंपारण ने देश को सिर्फ एक नया नेता नहीं दिया, बल्कि लड़ाई का एक नया ताकतवर और नैतिक हथियार दिया, सत्याग्रह। इसने दिखाया कि आम लोग, किसान, मजदूर भी अगर एक हो जाएं, शांति से अपनी बात रखें, तो वो जीत सकते हैं। ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, ये एक जागरण था, किसानों का, आम लोगों का और एक तरह से पूरे भारत का जागरण। गांधी जी ने यह साबित किया कि असली क्रांति हिंसा से नहीं, सच और नैतिकता से आती है। ये सोच के सच से ही असली क्रांति आती है, ये तो फिर आजादी की लड़ाई का मूल मंत्र बन गया। हाँ, और चंपारण से जो ये सफर शुरू हुआ, सच, अहिंसा, लोगों की भागीदारी, यही आगे चलकर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब का आधार बना। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी जगह पर शुरू हुई सच्ची लड़ाई पूरे देश का इतिहास बदल सकती है। चंपारण ने बताया कि छोटे कदम भी अगर सही नियत और सही उसूलों से उठाए जाएं, तो वो बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो कुल मिलाकर चंपारण की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि सत्य में, अहिंसा में कितनी ताकत है, और अगर इरादा पक्का हो, हिम्मत हो, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। ये कहानी याद दिलाती है कि एक अकेला सच्चा कदम भी इतिहास का रुख मोड़ सकता है। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि जो सिद्धांत चंपारण में काम आए, सत्य, अहिंसा, निडरता, लोगों की एकता, क्या वो सिद्धांत आज की दुनिया में, मतलब आज जो हमारे सामने अलग अलग तरह की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नाइंसाफी है, चुनौतियां हैं, क्या ये सिद्धांत आज भी उतने ही रेलेवेंट, उतने ही ताकतवर हो सकते हैं? क्या आज भी सच और अहिंसा के रास्ते पर चलकर बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं? ये एक सवाल है सोचने के लिए, और चंपारण का इतिहास हमें इस पर सोचने की वजह देता है।